तो चलिए आज एक जबरदस्त कहानी की दुनिया में गोता लगाते हैं जिसका नाम है रिबॉर्न इंजीनियर द आर्क पल्स हेयर। ये कहानी ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे जीनियस इंजीनियर एक ऐसी दुनिया में फिर से जन्म ले जहां जादू तो है, पर वो जादू कह सकते हैं कि टूटा हुआ है, अधूरा है। एक तरफ विज्ञान और तर्क से भरा दिमाग, दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया की बेवकूफियां, और बस यहीं से पूरी कहानी की बुनियाद पड़ती है। तो ये दुनिया है आर्क्टेविया। यहां पर जादू की कोई कमी नहीं है, मतलब नदियों की तरह बहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये इतना इनएफिशिएंट है, इतना बेकार है कि 70% एनर्जी तो बस यूं ही हवा में उड़ जाती है। और साइंस, अरे साइंस को तो यहाँ के लोग जादू के सामने एक छोटा मोटा मजाक समझते हैं। तो फिर सवाल उठता है, इस कहानी का हीरो कौन है? अपने पिछले जन्म में वो था एरिन सेन, कोई मामूली इंजीनियर नहीं, बल्कि धरती का एक लेजेंड। लोग कहते थे कि वो इतना जीनियस था कि टूटे हुए सितारों को भी जोड़ सकता था। पर अफसोस, उसकी अपनी कहानी का अंत एक बहुत बड़े धमाके के साथ हुआ। और अब वो वापस आ गया है, इस बार एडन विल बनकर, एक शाही ड्यूक का सबसे छोटा बेटा। सोचिए, एक नन्हा सा बच्चा, लेकिन उसके दिमाग में लोरियों की धुन नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट्स, एनर्जी के मॉडल्स और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन चल रही हैं। और पता है, जन्म लेते ही उसकी पुरानी यादें, उसका पूरा दिमाग सब जाग जाता है। और उसका जो पहला ख्याल आता है ना, वो उसके इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। नई दुनिया, नए औजार, नए नियम, लेकिन मैं सब कुछ फिर से बनाऊंगा अपने तरीके से। मतलब साफ है, वो यहां सिर्फ सांस लेने नहीं आया है। तो 5 साल गुजर जाते हैं। अब बाहर से देखने वालों के लिए एडन एक बहुत ही शांत, शर्मीला, शायद थोड़ा कमजोर सा बच्चा है। लेकिन ये सब सिर्फ एक नकाब है। पर्दे के पीछे उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह 2400 घंटे चल रहा है। इस नई दुनिया की हर चीज को स्कैन और एनालाइज कर रहा है। और जब वो अकेला होता है तो वो जादू की किताबें पढ़ता है और मन ही मन हंसता है। उसे एक नज़र में समझ आ जाता है कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि जादू, वो कितना कितना बेकार है। उसके इंजीनियर दिमाग के लिए ये 70% की बर्बादी देखना मतलब बर्दाश्त से बाहर है। तो बस यहीं से उसकी असली क्रांति की शुरुआत होती है। वो क्या करता है? वो जादू के टूटे फूटे फॉर्मूलों को उठाता है और उन्हें साइंस के पक्के नियमों से जोड़ देता है और बना डालता है एक नया एनर्जी सर्किट। नाम देता है आर्क पल्स मॉड्यूल। और फिर बारी आती है पहले टेस्ट की, और नतीजा एक जोरदार बूम, एक ऐसा धमाका जो पूरे महल की नींव हिला देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, सब लोग डरे हुए हैं, और इस सब के बीच वो 5 साल का बच्चा बस मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसके लिए ये धमाका कोई गलती नहीं थी। नहीं, ये था एक परफेक्ट, कामयाब टेस्ट। उसकी प्लानिंग काम कर रही थी। पर जैसे ही एडन अपने प्लान पर काम करना शुरू करता है, एक नया और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा सामने आ जाता है। एक खुफिया संगठन जिसका नाम है द वेल्ड ऑर्डर। ये लोग परछाइयों में छिपकर ताकतवर जादुई खानदानों का शिकार करते हैं, और अब उनकी नजर एडन पर है। खतरे के आठ मिलते ही एडन अपना पहला सीक्रेट वेपन तैयार करता है, एक मैकेनिकल जासूस कौवा। और ये कौवा जो खबरें लेकर आता है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी खुफिया जगह, जहां हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स पाले जा रहे हैं और पूरे किंगडम को तबाह करने का एक खतरनाक प्लान बन रहा है। अब मामला सिर्फ अपनी जान बचाने का नहीं रहा। एडन को समझ आ जाता है कि अब वो और छिपकर नहीं रह सकता। वो तय करता है कि अगर दुश्मनों को जंग ही चाहिए तो वो उन्हें एक ऐसी क्रांति देगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर वो दिन आ ही जाता है। किंगडम की सरहद पर मॉन्स्टर्स की एक पूरी फौज हमला कर देती है। जब बड़े बड़े सिपाही भी हिम्मत हार रहे होते हैं, तभी युद्ध के मैदान में एक छोटा सा साया आगे बढ़ता है, एक 6 साल का बच्चा। उसके हाथ में क्या है? उसके पहले आविष्कार का एक नया और ज्यादा ताकतवर वर्जन, आर्क पल्स रिएक्टर। देखने में शायद ये बस एक छोटा सा नीले रंग का क्रिस्टल जैसा रिएक्टर लगे, लेकिन इसके अंदर पूरे युद्ध का पासा पलटने की ताकत है। और बस इसी एक छोटे से रिएक्टर की पावर से वो अपने बनाए हथियारों का पूरा जखीरा एक्टिवेट कर देता है। रेलगन जैसी जादुई तोपें, ऑटो टारगेटिंग क्रॉसबो जो कभी निशाना नहीं चूकते, एनर्जी से बनी शील्ड्स जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता,
और एक विशालकाय लोहे का गोलम जिसका नाम वो रखता है टाइटन 01। मैदान में मौजूद सिपाही जब ये सब देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। एक नन्हा सा बच्चा अकेले ही मॉन्स्टर्स की पूरी फौज को खत्म कर रहा है। उनकी जुबान पर बस एक ही सवाल आता है जो एक दूसरे से फुसफुसा कर पूछते हैं, क्या ये इंसान है? वहीं कुछ सैनिकों के लिए वो उम्मीद की एक नई किरण बन जाता है। उन्हें लगता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि खुद देवताओं का भेजा हुआ एक तोहफा है। वो उसे एक चमत्कार की तरह देखने लगते हैं। पर कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो इस बेहिसाब ताकत को देखकर डर जाती हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि जो इतना ताकतवर है वो कल को खुद उनके लिए एक खतरा भी तो बन सकता है। और जब दुनिया उसे या तो भगवान मान रही है या फिर खतरा, तब एडन खुद क्या सोच रहा है? वो इस पूरी तबाही के बीच बड़े आराम से कहता है, ये तो बस टेस्टिंग फेज है। सोचिए, ये सब उसकी असली ताकत का बस एक छोटा सा ट्रेलर था। लेकिन ये जो इतनी बड़ी जीत है, ये अपने पीछे एक और भी बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर एडन का इस दुनिया में दोबारा जन्म लेना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर उसे यहाँ किसी खास मकसद के लिए भेजा गया था? तभी एडन को एक सपना आता है और उसे अपने पिछले जन्म का एक अधूरा प्रोजेक्ट याद आता है, द डायमेंशन इंजन। ये कोई मामूली मशीन नहीं थी। ये एक ऐसी मशीन थी जो अलग अलग दुनियाओं के बीच दरवाजे खोल सकती थी या फिर पूरी की पूरी हकीकत को ही तबाह कर सकती थी। और उसी पल उसे सब कुछ साफ हो जाता है। उसका दोबारा जन्म लेना कोई हादसा नहीं था, उसे चुना गया था। किसी ने या किसी चीज ने उसे यहाँ उस खतरनाक मशीन को पूरा करने के लिए ही भेजा है। और उसका असली दुश्मन ये वेल्ड ऑर्डर या ये मॉन्स्टर्स नहीं है, उसका असली दुश्मन इस दुनिया के बाहर है। ये खौफनाक सच्चाई जानने के बाद एडन घबराता नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो इस कॉस्मिक चैलेंज को कबूल करता है। और यहीं से उसकी असली कहानी की शुरुआत होती है।